Hello students, welcome to YouTube channel of Vishwa Bharati Shiksha Sadan. We have already read about present indefinite tense. After present indefinite tense, we will read about past indefinite tense, future indefinite tense. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे। जिस तरह हिंदी वाक्य के अंत में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ते हो लगा रहता है, ठीक उसी तरह हिंदी वाक्य के अंत में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में या, ई, ए या आ छिपा हो या ई छिपा हो या ए छिपा हो, था, थे, थी इत्यादि लगा हो तो हम समझते हैं कि वो वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। ठीक इसी तरह जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की तरफ चलते हैं तो उसके हिंदी वाक्य के अंत में देखते हैं कि गा, गे, गी लगा हो तो समझते हैं कि वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मात्र दो एक्सिलरी है, डू और डज, जिसका प्रयोग इंट्रोगेटिव और निगेटिव में होता है। डू और डज के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को रखा जाता है, इसको हमेशा याद रखना है। जब भी वाक्य में डू और डज का प्रयोग एक्सिलरी के रूप में हो तो मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में हो जाता है। ठीक उसी तरह पास्ट इंडेफिनिट में मात्र एक्सिलरी एक जो है वो डिड है, जिसके बाद वर्ब वन रहता है। यानी डू डज के बाद भी वर्ब वन और डिड के बाद भी वर्ब वन। डू डज का प्रयोग इंट्रोगेटिव और निगेटिव में होता है, उसी तरह डिड का प्रयोग इंट्रोगेटिव और निगेटिव में होता है। इन दोनों टेंस के एक्सिलरी को अफर्मेटिव में यूज नहीं किया जाता है। अगर अफर्मेटिव में यूज करते हैं तो डू, डज और डिड मेन वर्ब की तरह कार्य करने लगते हैं। अगर अफर्मेटिव में डू, डज और डिड का प्रयोग करते हैं तो वो मेन वर्ब की तरह कार्य करने लगते हैं। उसके बाद हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की तरफ चलते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में मात्र दो एक्सिलरी है, शैल और विल, जिसके बाद वर्ब वन ही होता है। यानी एक तरह से यहाँ बहुत मार्क करने वाली चीज़ें हैं। डू और डज के बाद वर्ब वन, डिड के बाद वर्ब वन, शैल और विल के बाद वर्ब वन। वर्ब वन यानी मेन वर्ब, मेन वर्ब का पहला रूप। वर्ब के 5 रूप होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5। V1 को प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, V2 को पास्ट टेंस बोलते हैं, V3 को पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, V4 को प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं और V5 को प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कितने एक्सिलरी हैं तो आपको बताना होगा डू और डज। ठीक इसी तरह पूछा जाए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कितने एक्सिलरी हैं तो आपको बताना होगा कि डिड। ठीक इसी तरह आपसे पूछा जाए कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कितने एक्सिलरी हैं तो आपको बताना होगा शैल और विल। अब आपसे पूछने वाला पूछ सकता है कि डू डज के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है तो V1। डिड के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है तो V1। शैल और विल के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है तो V1। अब हम चलते हैं पैटर्न की तरफ। पैटर्न की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम अफर्मेटिव, जिसको हिंदी में स्वीकारात्मक बोलते हैं, यानी जिससे हाँ का बोध हो। अफर्मेटिव पैटर्न में सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट को रखते हैं,
उसके बाद वर्ब 1 या 5, उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखते हैं। वर्ब 1 आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ। वर्ब 5 ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स को रख सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, यू रीड इंग्लिश, आप अंग्रेजी पढ़ते हैं। ठीक इसी तरह हम चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव फॉर्म में। आपको यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अफर्मेटिव में सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखते हैं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब 2, वर्ब 2 के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स रख सकते हैं। यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं, यू रेड इंग्लिश, यहाँ लिखा गया है रीड बट पढ़ेंगे रेड। रेड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकेंड फॉर्म का ही यूज होता है, वो भी अफर्मेटिव फॉर्म में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब 1 और वर्ब 5 होता है, वो भी अफर्मेटिव फॉर्म में। अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब 1 हो या वर्ब 5 हो और ऑब्जेक्ट हो और एक्सिलरी न हो तो समझ जाना कि वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है। ठीक उसी तरह सब्जेक्ट के बाद अगर वर्ब 2 हो और ऑब्जेक्ट हो तो समझ जाना कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है और अफर्मेटिव फॉर्म है। ठीक इसी तरह फ्यूचर इंडेफिनिट के अफर्मेटिव फॉर्म में सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखते हैं, सब्जेक्ट के बाद शैल, विल को रखते हैं, उसके बाद मेन वर्ब को रखते हैं और तब ऑब्जेक्ट को रखते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, यू विल रीड इंग्लिश, आप अंग्रेजी पढ़ेंगे। यू रेड इंग्लिश को हिंदी में आपने अंग्रेजी पढ़ा। अब हम चलते हैं निगेटिव पैटर्न की तरफ। वाक्य निगेटिव तभी होगा जब सब्जेक्ट के बाद एक्सिलरी रखेंगे। आप यहाँ देखिए, निगेटिव पैटर्न में सब्जेक्ट है, एक्सिलरी है, नॉट है, MV1 है, ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है, एक्सिलरी है, नॉट है, MV1 है, ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है, एक्सिलरी है, नॉट है, MV1 है और ऑब्जेक्ट है। विदाउट एक्सिलरी आप निगेटिव इस टेंस को नहीं बना सकते हैं। एग्जाम्पल, यू डू नॉट रीड इंग्लिश, आप अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं। ठीक उसी तरह पास्ट इंडेफिनिट की तरफ चलते हैं, यू डिड नॉट रीड इंग्लिश, आपने अंग्रेजी नहीं पढ़ा। फ्यूचर इंडेफिनिट की तरफ चलते हैं, यू विल नॉट रीड इंग्लिश, आप अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जैसा कि मैं पहले बताया कि डू का यूज आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ करते हैं। डज का यूज ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं। ठीक उसी तरह डीड का यूज किसी भी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं, क्योंकि जब डू और डज बदलता है तो पास्ट टेंस में डिड हो जाता है। शैल और विल का यूज किसके साथ करते हैं? शैल का प्रयोग आई और वी के साथ। अब बाकी जो सब्जेक्ट बच गए उनके साथ विल का यूज करते हैं, यानी यू, दे, ही, सी, इट, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन। अब यहाँ हम चलते हैं इंट्रोगेटिव पैटर्न की तरफ। वाक्य को जब इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट के पहले एक्सिलरी को रखते हैं। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं डू डज को रखा गया है, इसमें देख रहे हैं कि डिड को रखा गया है। जो उस टेंस का एक्सिलरी होगा उसी को रखना है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो उस टेंस का एक्सिलरी होगा उसी को सब्जेक्ट के पहले रखना है। अकॉर्डिंग टू टेंस वी हैव पुट अप द एक्सिलरी। अब फ्यूचर इंडेफिनिट में देखते हैं कि सब्जेक्ट के पहले शैल विल आ गया। अब चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। डू यू रीड इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी पढ़ते हैं?
एक चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जब भी कोई सेंटेंस एक्जिलियरी से शुरू होगा, पुनः मैं दोहरा रहा हूँ कि जब भी कोई सेंटेंस एक्जिलियरी से शुरू होगा, जैसे यहाँ देख रहे हैं डू, यहाँ देख रहे हैं डिड, यहाँ देख रहे हैं विल, तो वो वाक्य यस नो क्वेश्चन होगा और उस एक्जिलियरी का हिंदी चाहे कोई एक्जिलियरी हो, डू हो चाहे डिड हो चाहे विल हो चाहे अदर एक्जिलियरीज हो, 24 एक्जिलियरी में से कोई भी, उसका हिंदी क्या होता है। डू यू रीड इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी पढ़ते हैं। आपने ध्यान दिया कि मैंने यहाँ क्या आप अंग्रेजी पढ़ते हैं, ठीक उसी तरह देखेंगे क्या आपने अंग्रेजी पढ़ा। अब ठीक उसी तरह देखेंगे क्या आप अंग्रेजी पढ़ेंगे। अब हम चलते हैं निगेटिव ऑफ इंट्रोगेटिव की तरफ, यानी इंट्रोगेटिव का निगेटिव। पैटर्न वही होगा कि सब्जेक्ट के पहले जब तक एक्जिलियरी नहीं होगा वाक्य इंट्रोगेटिव नहीं होगा। यहाँ देख रहे हैं डू डज है, फिर यहाँ देख रहे हैं डिड है, फिर यहाँ देख रहे हैं सेल और विल है सब्जेक्ट के पहले। आप देखिए सब्जेक्ट के पहले, यहाँ देखिए सब्जेक्ट के पहले। अब चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। डू यू नॉट रीड इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं। यहाँ देखें डिड यू नॉट रीड इंग्लिश, क्या आपने अंग्रेजी नहीं पढ़ा। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव और इंट्रोगेटिव एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। विल यू नॉट रीड इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जब सब्जेक्ट के बाद नॉट रखते हैं तो सब्जेक्ट के पहले नॉट रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत से लड़के इस गलती को अक्सर किया करते हैं। यहाँ देखें सब्जेक्ट के बाद नॉट है, यहाँ देखें सब्जेक्ट के बाद नॉट है। अगर आप इस नॉट को सब्जेक्ट के पहले रखना चाहते हैं तो ये जानकारी होनी चाहिए कि नॉट का शॉर्ट फॉर्म होगा, यानी यहाँ कहेंगे डोंट यू रीड इंग्लिश, नॉट हट जाएगा। डिडंट यू रीड इंग्लिश, यानी नॉट हट जाएगा। वांट यू रीड इंग्लिश, यानी नॉट हट जाएगा। यानी सब्जेक्ट के पहले जब भी एक्जिलियरी के साथ नॉट होगा शॉर्ट फॉर्म में होगा। यहाँ एक बार मैं फिर रिपीट कर देना चाहता हूँ कि सब्जेक्ट के पहले जब भी नॉट होगा तो वो शॉर्ट फॉर्म में होगा, फुल फॉर्म में नहीं। अगर फुल फॉर्म में जैसे यहाँ नॉट लिखा गया है, यहाँ नॉट लिखा गया है, यहाँ नॉट लिखा गया है, अगर आप रख देते हैं सब्जेक्ट के पहले तो वाक्य अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ ग्रामर विल बी रॉन्ग, सेंटेंस वो गलत हो जाएगा। यहाँ मार्क करने वाली चीज़ है। अब चलते हैं WH क्वेश्चन की तरफ। WH क्वेश्चन का मतलब होता है जो वाक्य WH वर्ड से शुरू हो। एज फॉर एग्जाम्पल व्हाट, वेयर, हु, व्हेन, व्हाई, हाउ, whom, which, etc. ये WH वर्ड हैं। सबसे पहले हम WH को रखते हैं, WH के बाद एक्जिलियरी डू डज को रखते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है तो डू डज आएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होगा तो डीड आ जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होगा तो शैल विल आ जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सिर्फ एक्जिलियरी चेंज हो रहा है, कोई प्लेस चेंज नहीं हो रहा है। WH यहाँ है तो WH यहाँ भी है, WH यहाँ भी है, WH के बाद एक्जिलियरी है तो WH के बाद यहाँ भी एक्जिलियरी है, WH के बाद यहाँ भी एक्जिलियरी है। एक्जिलियरी के बाद सब्जेक्ट है तो यहाँ भी देख रहे हैं कि एक्जिलियरी के बाद सब्जेक्ट है, यहाँ भी देख रहे हैं सब्जेक्ट एक्जिलियरी के बाद सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब है तो यहाँ भी देखें मेन वर्ब है, यहाँ भी देखें मेन वर्ब है। मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, तो यहाँ भी देखें मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है।
मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ भी ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क है, यहाँ भी ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क है, यहाँ भी ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क है। तो अब चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। वाई डू यू रीड इंग्लिश? आप क्यों अंग्रेजी पढ़ते हैं? पास्ट इंडेफिनिट में चलते हैं। वाई डिड यू रीड इंग्लिश? आपने क्यों अंग्रेजी पढ़ा? फ्यूचर इंडेफिनिट की तरफ चलते हैं। वाई विल यू रीड इंग्लिश? आप क्यों अंग्रेजी पढ़ेंगे? अब हम चलते हैं WH क्वेश्चन के निगेटिव की तरफ। निगेटिव ऑफ WH क्वेश्चन, सबसे पहले हम WH वर्ड को रखते हैं, उसके बाद एक्सिलरी, उसके बाद सब्जेक्ट, नॉट, MV1, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। WH एक्सिलरी, सब्जेक्ट, नॉट, MV1, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। WH एक्सिलरी, सब्जेक्ट, नॉट, MV1, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। यानी स्थान में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। आप देखिए यहाँ एक्सिलरी बदल गया, यहाँ भी एक्सिलरी बदल गया, यहाँ भी एक्सिलरी बदल गया। ये पूरे टेंस में यही क्रम चलता रहेगा, सिर्फ एक्सिलरी चेंज होता जाएगा, मेन वर्ब का फॉर्म बदलता जाएगा। जैसे डू डज के बाद यहाँ MV1 है, तो यहाँ डीड के बाद MV1 है, यहाँ सेल विल के बाद MV1 है, उसी तरह बदलता जाएगा। जबकि इस टेंस में बदला नहीं है, अदर टेंस में जब हम अध्ययन करेंगे तो बदले हुए मिलेंगे। चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। वाई डू यू नॉट रीड इंग्लिश? आप अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ते हैं? पास्ट इंडेफिनिट के एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। वाई डिड यू नॉट रीड इंग्लिश? आपने अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा? फ्यूचर इंडेफिनिट की तरफ चलते हैं। वाई विल यू नॉट रीड इंग्लिश? आप अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ेंगे? अब नोट में ध्यान देने वाली बात है, मैं यहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया हूँ। आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन्स के साथ डू का यूज होता है। ही, सी, इट सिंगुलर नाउन के साथ डज का यूज किया जाता है। एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव फॉर्म में एक्सिलरी का यूज नहीं होता है। देखें यहाँ, अफर्मेटिव फॉर्म ऑफ दिस टेंस एक्सिलरी वर्ब आर नॉट यूज। इस टेंस के अफर्मेटिव फॉर्म में एक्सिलरी वर्ब का यूज नहीं होता है। उसी तरह हम चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ डिड का यूज होता है। एक यही ऐसा टेंस है जिसमें पास्ट वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज होता है। पास्ट इंडेफिनिट ही एक ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज होता है, बाकी किसी टेंस में सेकंड फॉर्म का यूज नहीं होता है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। अफर्मेटिव फॉर्म ऑफ दिस टेंस एक्सिलरी वर्ब आर नॉट यूज। इस टेंस के अफर्मेटिव में भी एक्सिलरी का यूज नहीं होता है। यानी कहने का मतलब है कि दो टेंस ऐसे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, जिसके अफर्मेटिव फॉर्म में एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। अब चलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की तरफ। आई और वी के साथ सेल का यूज करते हैं। यू, दे प्लूरल नाउन्स, ही, सी, इट सिंगुलर नाउन के साथ विल का यूज करते हैं। जब ये कंपल्सन का बोध कराएगा तो जिनके साथ सेल लगाते हैं उनके साथ विल हो जाएगा, और जिनके साथ विल लगाते हैं उनके साथ सेल हो जाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल, आई सेल गो टू पटना, मैं पटना जाऊंगा। अगर इसको विल लगाकर बोलेंगे तो आई विल गो टू पटना, इसकी हिंदी हो जाएगी मैं पटना अवश्य जाऊंगा। ठीक उसी तरह यू विल गो टू पटना, तुम पटना जाओगे। अगर सेल लगाते हैं तो यू सेल गो टू पटना, तुम पटना अवश्य जाओगे। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में किसी भी सब्जेक्ट के साथ हम सेल और विल का प्रयोग कर सकते हैं। थैंक यू।
more in next video.